नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स मीडिया लेखन कौशल के स्टडी मटेरियल को। इसका सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है। पहले यूनिट में आपके 3 टॉपिक रखे गए हैं। इसके बारे में हम अपने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस पहले पार्ट का लिंक आप ऊपर भी देख सकते हैं और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया जा रहा है। आज के सेकंड पार्ट में हम यूनिट 2 और 3 के विषयों पे चर्चा करेंगे। यहाँ आपका यूनिट 2 चालू होता है मीडिया लेखन के क्षेत्र। इसमें सबसे पहले बात आती है कि अलग अलग क्षेत्र में कैसे मीडिया लेखन हो सकता है। तो सबसे पहले आता है आपका फीचर लेखन। फीचर क्या होता है? फीचर लेखन में किसी विषय या कहानी को विस्तृत रूप से वर्णित किया जाता है, जिसमें विषय की गहराई में जाकर तथ्यों, भावनाओं और घटनाओं का संयोजन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है पाठकों को जानकारी देना, प्रेरित करना और उनका मनोरंजन करना। ठीक है, ये अपने आप में सारे एक क्वेश्चन हैं। फीचर लेखन की विशेषताएं क्या हैं? कि इसमें तथ्यों के साथ लेखक का दृष्टिकोण, अनुभव और रचनात्मकता भी होती है। ये फीचर लेखन जो है सामान्य न्यूज के लेखन से अलग है। इसमें आप अपने दृष्टिकोण, अनुभव और रचनात्मकता को डाल सकते हैं, क्योंकि कहानी या विवरण के रूप में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं। यह लेखन गहराई से एक मुद्दे की चर्चा करता है और इसे व्यक्तिगत और रोचक बनाता है। इस तरीके का फीचर लेखन का प्रयोग किसी पर्यटक स्थल के विस्तृत विवरण को देने के लिए, किसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर जानकारी देने के लिए या किसी सेलिब्रिटी आदि की जीवनी या उसके जीवन गाथा के बारे में बताने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद है साक्षात्कार लेखन, इंटरव्यू राइटिंग। तो साक्षात्कार लेखन में किसी व्यक्ति के साथ प्रश्नोत्तर के आधारित जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है। यह लेखन किसी विशेष व्यक्ति के अनुभव, राय और विशेषज्ञता को उजागर करता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? किसी विषय पर उस व्यक्ति की समझ और दृष्टिकोण को पाठकों तक पहुंचाना, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। विशेषताएं क्या होंगी? इसमें व्यक्तित्व की गहराई, उनकी सोच, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाने का प्रयास होता है। प्रश्न उत्तर के तरीके से ये लेखन सरलता और संवादात्मक शैली में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी कलाकार, लेखक, नेता या वैज्ञानिक के साथ बातचीत, जहां उनके अनुभव और विचारों पे प्रकाश डाला जाए। इसके बाद बात आती है वार्ता या बहस लेखन, डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग क्या होती है? वार्ता लेखन में किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक पक्षों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि पाठक सभी के दृष्टिकोण को समझ पाएं। इसका लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को दिखाना, जिससे वो अपनी राय बना पाएं। इसकी विशेषताओं को यदि देखा जाए तो इसमें तथ्य, तर्क और विरोधी विचार को शामिल किया जाता है। इसमें विषय की निष्पक्षता बनाए रखने के साथ सभी पहलुओं को प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के लिए, क्या सोशल मीडिया समाज के लिए लाभकारी है? इस विषय पर एक पक्ष इसके फायदे बताएगा और दूसरा पक्ष इसके नुकसान पर जोर देगा। इसके बाद बात आती है संपादकीय लेखन, एडिटोरियल राइटिंग। संपादकीय का अर्थ क्या है? परिभाषा यदि देखें, संपादकीय लेखन संपादक के द्वारा लिखा गया लेख होता है, जो समाचार पत्र या पत्रिका का आधिकारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? किसी विषय पर पाठकों को संस्था की राय बताना और मुद्दे पर विचार विमर्श को बढ़ावा देना। इसकी विशेषताएं देखें तो यह लेखन गंभीर और गहन होता है, जहां विषय की निष्पक्षता के साथ ही किसी विशेष दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यवहारिक और समाधानात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक निर्णय, सामाजिक मुद्दे या बड़े हादसे के बारे में संपादकीय लेख। इसके बाद व्यावसायिक लेखन। व्यावसायिक लेखन क्या है? व्यावसायिक लेखन का उद्देश्य किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी के बारे में जानकारी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? पाठकों को उत्पाद या सेवा के बारे में आकर्षित करना और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? यह संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि पाठक कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें उत्पाद के प्रति आकर्षित किया जा सके। इसके उदाहरण विज्ञापन, प्रचार सामग्री, मार्केटिंग अभियान, प्रोडक्ट रिव्यू और प्रेस विज्ञप्तियाँ आदि, ये सब जो है आपका व्यावसायिक लेखन में आता है। इसके बाद बात आती है
संपादक के नामपत्र, लेटर टू द एडिटर। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह पत्र पाठकों द्वारा संपादक के माध्यम से किसी मुद्दे पर अपने विचार या सुझाव व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है किसी विषय पर आम जनता की राय को प्रस्तुत करना और समाज में संवाद को बढ़ावा देना। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह सामान्यतः संक्षिप्त होता है, समाज के विभिन्न मुद्दों पर पाठकों की राय, चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करता है। इसमें पाठक अपने अनुभव, दृष्टिकोण को खुले रूप से साझा करते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता, शिक्षा प्रणाली में सुधार आदि की मांग पर यदि पाठक कोई दृष्टिकोण देते हैं, कुछ लेख देते हैं, तो वो लेटर टू द एडिटर माना जाएगा। इसके बाद बात आती है स्वतंत्र लेखन की, यानी फ्रीलांस राइटिंग। तो स्वतंत्र लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक किसी विशेष मीडिया संस्था से बंधा नहीं होता और अपने चुने हुए विषय पर स्वतंत्रतापूर्वक लिखता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? लेखक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जहां वह अपनी रुचियों के अनुसार लेखन कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें कोई बंधन नहीं होता, इसलिए लेखक अपने विचारों और रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त कर सकता है। ब्लॉग बनाना, यात्रा वृत्तांत लिखना, जीवन अनुभव आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेवल ब्लॉग, स्वयं के जीवन के अनुभवों के बारे में लेख या किसी सामाजिक मुद्दे पर लेख। इसके बाद बात आती है साहित्यिक लेखन, यानी लिटरेरी राइटिंग। साहित्यिक लेखन का उद्देश्य साहित्य के माध्यम से पाठकों को मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध करना होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? पाठकों का मनोरंजन करना, उनको प्रेरणा देना और उनके भीतर गहराई वाली संवेदनाओं को उत्पन्न करना। विशेषताएं: इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जैसे साहित्यिक रूप शामिल होते हैं। इसकी भाषा सजीव, चित्रात्मक और भावनात्मक होती है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानियाँ, महादेवी वर्मा की कविताएं, उपन्यास आदि। ठीक है। इसके बाद बात आती है वैचारिक लेखन, यानी ओपिनियन राइटिंग। वैचारिक लेखन क्या होता है कि वैचारिक लेखन में लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें वह किसी सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। ठीक है। पाठकों को किसी मुद्दे पर नई दृष्टि देने के लिए या उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना, ये होता है वैचारिक लेखन का लक्ष्य। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि यह लेखन विश्लेषणात्मक होता है, तर्कों पर आधारित होता है और उसी के आधार पर किसी मुद्दे पर चर्चा करता है। इसमें लेखक के दृष्टिकोण का मुख्य स्थान होता है। उदाहरण के लिए भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक नई दृष्टि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विचार, ये लेख यदि कोई लिखता है इस तरीके के, तो वो वैचारिक लेखन में आ सकता है। इसमें लेखक अपनी ओपिनियन दे सकता है इन मुद्दों पर। तो देखिए, इन सभी लेखन शैलियों का उद्देश्य अपने अपने तरीके से पाठकों को शिक्षित करना, प्रेरित करना और जागरूक करना है। मीडिया लेखन के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से समाज में संचार, संवाद और विचारों का आदान प्रदान और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद तीसरी यूनिट हमारी आती है कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे किया जाए, प्रिंट माध्यम के लिए, रेडियो के लिए और टेलीविज़न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंट माध्यम के लिए लेखन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में, यानी प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो होती हैं उसकी बात हो रही है। प्रिंट मीडिया के लेखन की एक विशिष्ट शैली होती है जो अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य मुद्रित यानी प्रिंटेड सामग्री के लिए उपयुक्त होती है। इसका उद्देश्य पाठकों को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना, प्रेरित करना या उनका मनोरंजन करना हो सकता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। लंबाई और गहराई। प्रिंट माध्यम में लेखन आमतौर पर विस्तृत और गहन होता है, जहां पर पाठक को अधिक जानकारी दी जाती है। पाठक अपने समय के अनुसार लेख को पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ विस्तार को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो भी बातें लिखी जाती हैं विस्तार से बड़े रूप में लिखी जाती हैं। इसकी शैली क्या होनी चाहिए? तो इसमें एक औपचारिक भाषा शैली होती है। कहानी को कहने की कला भी महत्वपूर्ण है ताकि पाठक को अंत तक जोड़े रखा जा सके। विषय वस्तु में विविधता, यानी कि राजनीति, खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन से लेकर समाज के कई मुद्दों को कवर किया जाता है।
लेखकों को विभिन्न विषयों में महारत होनी चाहिए। इसके बाद शोध की प्रामाणिकता की बात करें तो प्रिंट मीडिया में तथ्यात्मक लेखन आवश्यक है। लेख में दिए गए आंकड़े, उद्धरण और जानकारी सत्यापित होनी चाहिए, यानी अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देंगे, पहले जानकारी को पुष्ट करेंगे, प्रूफ लेंगे, उसके बाद डालेंगे। इसके बाद प्रिंट मीडिया लेखन के प्रकार: समाचार लेख, यानी किसी घटना या समाचार को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा प्रकार है संपादकीय और कॉलम। किसी भी विषय पे जब लेखक का अपना निजी दृष्टिकोण और विश्लेषण लिखा जाता है तो वो संपादकीय और कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद है फीचर लेख। किसी विशेष विषय पर गहन जानकारी जिसमें पाठक को आकर्षित करने के लिए चित्रों का, उदाहरणों का सहारा लिया जा सकता है। इसके बाद है साक्षात्कार। व्यक्तियों से बातचीत के आधार पर लेख जिसमें उनकी जीवन यात्रा, विचार, अनुभव आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रिंट मीडिया लेखन हो सकते हैं। अब देखिए, प्रिंट मीडिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले प्रतियोगिता। इंटरनेट के कारण पाठकों का ध्यान आकर्षित करना प्रिंट मीडिया के लिए एक चुनौती हो गई है। लोग मोबाइल पर ही समाचार पढ़ने लगे हैं आजकल। लिखने में अनुशासन। प्रिंट मीडिया में लेखन अनुशासित और नियत समय पर करना आवश्यक है, क्योंकि पेपर एक निर्धारित समय पर छपता है, उसके पहले आपका लेखन कंप्लीट होना जरूरी है। इसके बाद शब्दों का चयन। सीमित शब्दों में बात कहना एक चुनौती है ताकि पाठक बोर न हो, विषय भी संक्षिप्त में समझाया जा सके। तो ये भी एक चुनौती होती है प्रिंट मीडिया लेखन में। इसके बाद बात आती है रेडियो के लिए लेखन। रेडियो लेखन का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसमें श्रोता के कानों से जोड़कर बात की जाती है, क्योंकि रेडियो में केवल आवाज़ होती है। तो यहाँ शब्दों, उसके उच्चारण को महत्व सबसे अधिक दिया जाता है, ठीक है। रेडियो लेखन की विशेषताओं को देख लेते हैं कि इसमें संवादात्मक शैली में बातों को लिखा जाना चाहिए। रेडियो के लिए लेखन बहुत अधिक संवादात्मक होना चाहिए ताकि श्रोता को लगे कि वह लेखक या उद्घोषक से सीधे बात कर रहा है। दूसरी बात है संक्षिप्तता और सरलता होनी चाहिए। रेडियो में शब्दों को कम और स्पष्ट रखना आवश्यक है। जटिल और लंबे वाक्यों से श्रोता का ध्यान भटक सकता है, ठीक है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना भी जरूरी है रेडियो लेखन में, क्योंकि संवादों में अपनापन, भावनात्मक अपील और सजीवता यदि नहीं रखा जाएगा तो श्रोताओं की भावनाओं को हम नहीं छू पाएंगे। इसके बाद श्रव्य प्रभाव, यानी यहाँ पे क्योंकि दृश्य है ही नहीं, इसलिए ध्वनियों और संगीत के माध्यम से भी प्रभाव को बढ़ाया जाता है। लेखन में ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए जो इन ध्वनियों से तालमेल बिठा सकें। इसके बाद देखिए रेडियो पे किस किस तरीके के चीज़ों को लिखा जा सकता है। सबसे पहले समाचार बुलेटिन। रेडियो के लिए समाचार संक्षेप में और सरलता से प्रस्तुत किए जाते हैं। हर समाचार को 20-30 सेकंड में कहने का प्रयास किया जाता है, बहुत लंबा नहीं रखा जाता है। कार्यक्रम स्क्रिप्ट, यानी कहानी, ड्रामा या किसी शो के स्क्रिप्ट में संवाद स्पष्ट और भावपूर्ण होने चाहिए। इसके बाद विज्ञापन लेखन। रेडियो विज्ञापन में 15 से 30 सेकंड की समयबद्धता होती है, इसलिए इतने ही समय में अपने संदेश को स्पष्टता से देना होता है। इसके बाद रेडियो पे भी फीचर प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं, यानी खास मुद्दों पर बने प्रोग्राम जैसे यात्रा, संस्कृति, संगीत से संबंधित शो, और इसके लिए विशेष स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब रेडियो लेखन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं कि सबसे पहले तो ध्यान खींचना है श्रोताओं का, और इसके लिए हर वाक्य में मजबूती होनी आवश्यक है। श्रोताओं का ध्यान खींचना पहली चुनौती है। इसके बाद विजुअल की कमी होती है इसमें, बिना चित्रों के केवल शब्दों के से ही दृश्य का चित्रण करना होता है, और इसके लिए एक अलग तरीके की लेखन शैली की आवश्यकता होती है। तीसरी बात है कि रेडियो में सीमित समय होता है, समय का बड़ा महत्व होता है इसमें, हर सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए लेखन को उसी के अनुसार ढालना पड़ता है। इसके बाद बात आती है टेलीविज़न के लिए लेखन। तो टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ दृश्य और श्रव्य यानी सुनाई देने वाले दोनों तत्व शामिल होते हैं, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। यहाँ लेखक को यह ध्यान रखना होता है कि स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले दृश्य और संवादों के माध्यम से पूरी कहानी को बयां की जाए, ठीक है। टेलीविज़न लेखन की विशेषताओं को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो यह है दृश्य और श्रव्य में संतुलन बैठाना। टेलीविज़न लेखन में दृश्यों का खास ख्याल रखा जाता है,
लेखन के साथ साथ दृश्य और ध्वनियों का संयोजन भी होना चाहिए, यानी सब कुछ आपस में अच्छी तरीके से सटीकता के साथ चलें। दृश्य जो दिखा रहा है वही आवाज़ भी आनी चाहिए। दूसरी बात, ये संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात है लय और गति। टेलीविज़न में क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, इसलिए लेखन में गति का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कहानी में या बातों में प्रवाह बना रहे। इसके बाद भावनाओं की गहराई को जगाना जरूरी है। टीवी लेखन में इमोशन को उभारना पड़ता है ताकि दर्शक कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाएँ। टेलीविज़न लेखन के प्रकार देख लेते हैं। टेलीविज़न में किस किस तरीके के लेख लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ स्क्रिप्ट, यानी समाचार स्क्रिप्ट लाइव रिपोर्टिंग के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और न्यूज़ बुलेटिन के लिए काम आती है। ठीक है। यहाँ पर दृश्य और वॉइस ओवर के संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट, जब किसी विशेष विषय या घटना पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए स्क्रिप्ट बनाई जाती है तो ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट कही जाती है, जो तथ्यों पर आधारित होती है और भावनात्मक अपील के लिए दृश्यों के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है धारावाहिक या फिल्म लेखन। धारावाहिक और फिल्म लेखन में कहानी की गहराई, पात्रों का विकास और इमोशनल जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। इसमें दृश्य और संवादों का संतुलन बेहद जरूरी होता है। ठीक है। इसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में 15 से 7 सेकंड में संदेश पहुंचाना होता है। यहाँ पे भी दृश्य, संवाद और संगीत का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। अब टीवी लेखन में भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं। पहला चुनौती तो है दर्शकों का ध्यान बनाए रखना। टेलीविज़न पे दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए कंटेंट में रोचकता और गहराई होनी जरूरी है। इसके अलावा तेज़ी से बदलते दृश्य, टीवी पे दृश्य जल्दी जल्दी बदलते हैं और इसलिए लेखन भी उसी अनुसार होना चाहिए। संवादों का प्रभाव, टेलीविज़न पे संवादों का प्रभाव सीधा पड़ता है, इसलिए हर शब्द और भाव का खास ध्यान रखना होता है। तो ये था टेलीविज़न लेखन। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन की शैली, शब्द चयन और प्रस्तुतिकरण में भिन्नता होती है। प्रिंट में विस्तृत लेखन होता है, रेडियो में सभ्यता और टेलीविज़न में दृश्यता का महत्व होता है। इन सभी में लेखकों को इस माध्यमों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपने लेखन को ढालना पड़ता है ताकि पाठक, श्रोता या दर्शक इनकी रुचि बनी रहे। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि यदि आप इसे बढ़िया से 2-3 बार देखकर, पढ़कर, समझकर तैयार कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक जगह से ये सारे मैटर लिए गए हैं। आप इसके पीडीएफ को डीडीयू की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से इसे लिया गया है। तो ये क्योंकि यूनिवर्सिटी के ही लोगों द्वारा बनाया गया है तो प्रश्न भी इसी में से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।